लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग और उसके सब सेगमेंट देखे थे कि रिंग का अगर आधा हिस्सा हो या क्वार्टर हिस्सा हो या कोई और सेगमेंट हो। अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, है ना, ये भी ब्रेन टीजर जैसा है। तो लेट्स से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग तो निकालिए, चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क और रिंग में अंतर क्या है? डिस्क और रिंग में ये अंतर है, रिंग एक लीनियर एलिमेंट था, जो चार्ज था वो उसके लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन डिस्क में चार्ज उसके सरफेस के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? है ना? सो इफ दिस इज अ रिंग, दिस इज अ डिस्क, तो यहां पे अगर हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात की थी, है ना, लैम्डा वाज लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो यहां पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। सो लेट्स से दैट इज सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इधर लेट्स से कि इसका रेडियस r है और टोटल चार्ज इस पर q है, तो सिग्मा क्या होगा? चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। जैसे यहां पे लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, अगर इसका चार्ज q था तो चार्ज डिवाइडेड बाय जितनी भी लेंथ में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो अब हमारा फोकस किस पे है? इसकी वजह से इसकी एक्सिस पे फील्ड निकालने के लिए। क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि हमें डिस्क की वजह से उसकी एक्सिस पे निकालना है। तो क्या करें भाई, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों कॉम्प्लेक्स हो गया? क्योंकि अगर इसकी एक्सिस पे निकालने की बात आई थी तो एक पॉइंट इमेजिन कर लिया था हमने जो एक्स दूरी पर था इससे, तो उसके लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमेट्रिक थे, तो डी निकल के आ जा रहा था। लेकिन अगर यहां पे ऐसे इमेजिन करेंगे तो यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, यहां भी है, यहां भी है, हर जगह पूरे एरिया में चार्ज फैला हुआ है, यहां तो केवल लेंथ पे था। तो क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं कि लेट्स से हम एक रिंग अज्यूम कर लेते हैं। इसमें ये एक रिंग है, बहुत ध्यान से देखना इसको। ये एक रिंग है जो कि सेंटर से x दूरी पर है, और अब केवल इस रिंग को इमेजिन करो और उसको यहां पे बना लो। ये डिस्क से मैंने एक जरा सी रिंग निकाल ली, और जैसे जैसे x को वेरी करते जाएंगे, जैसे अगर x 0 है तो ये जस्ट पॉइंट है, x थोड़ा सा बड़ा हुआ तो थोड़ी सी रिंग आई, थोड़ा और बड़ा हुआ तो थोड़ी और आई, तो मतलब ऐसे बनते बनते बहुत सारी रिंग से बना हुआ है ये डिस्क। ये बात समझ में आ रही? तो उसमें से कोई एक रिंग हमने इमेजिन कर ली कि लाइक से उसका रेडियस x है और y मान लेते हैं, क्योंकि इसको चलो z मान लेंगे, इसको नाम में क्या रखा है। तो x रेडियस किसकी है? ये x रेडियस इस रिंग की है, और x अगर इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है तो dx यानी कि इस रिंग की हल्की सी थिकनेस होगी। dx इज द माइन्यूट थिकनेस ऑफ दिस रिंग। ठीक है, अच्छा, इस रिंग के लिए हम एक्सिस पे एक्सप्रेशन लिखना जानते हैं, ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट पॉइंट नहीं है, बट डिफरेंशियल एलिमेंट ये रिंग है, जो छोटा सा एलिमेंट जिसकी वजह से हम एक्सप्रेशन लिखेंगे डी, दैट इज नॉट पॉइंट इन दिस केस बट रिंग इन दिस केस। और ये क्यों लिख पाएंगे हम? क्योंकि वो फॉर्मूला हमें रटा हुआ है। तो लेट्स से इस रिंग पर चार्ज है डी क्यू, तो इसकी एक्सिस पर लेट्स से वो जेड एक्सिस मान लेते हैं उसे, तो जेड दूरी पर, है ना, ऐसे जेड दूरी पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, उसको बोल देंगे डी। व्हाट इज दिस डी? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल रिंग एलिमेंट, स्मॉल रिंग एलिमेंट। पॉइंट एलिमेंट नहीं है, रिंग एलिमेंट है। रिंग का निकाल रहे थे जब, तब पॉइंट एलिमेंट कंसीडर किया था, डिस्क का निकाल रहे हैं तो रिंग एलिमेंट कंसीडर कर लिया। तो उस डी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम कैसे, वही फॉर्मूला बेस। तो डी इज इक्वल्स टू के क्यू, क्यू कितना लेंगे इस रिंग का चार्ज जो कि डी ई क्यू है, तो के डी क्यू इंटू एक्स आता था। एक्स क्या होता था कि एक्सिस सेंटर से कितने, एक्सिस पे जो पॉइंट कंसीडर्ड है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, यानी कि क्या लिखना चाहिए यहाँ पे z डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आर क्या है यहाँ पे, रिंग की रेडियस, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? डी को हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। सो ई टोटल will be integration of this dE, ठीक है। तो क्या करें, लिखते हैं यहां पर k तो कांस्टेंट है, बाहर रखो, z भी कांस्टेंट है। z क्यों कांस्टेंट है, ये बात समझ में आ रही है? नहीं, तो पिछली बार अपन ने रिंग में x कांस्टेंट क्यों माना था, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था उसमें x का कुछ लेना देना नहीं था। तो यहां पर z का कुछ लेना देना नहीं है कि सरफेस पे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इंटीग्रेशन किसका होगा, dq का, और उससे z इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको लिख दिया अपन ने z को बाहर, ठीक है। अब इसको बाहर नहीं लिख सकते क्योंकि x वेरिएबल है। क्यों है वेरिएबल, क्योंकि x को माना है हमने। ये बात समझ में आ रही है? x वेरी करेगा तो इतना चार्ज आएगा, थोड़ा और वेरी करेगा तो और चार्ज आएगा, जैसे जैसे x वेरी कर रहा है चार्ज x में डिपेंड कर रहा है। तो इसको बाहर नहीं लिख सकते, तो इसको अंदर ही लिखना पड़ेगा। ये हो गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, और यहां पर आया x, नॉट x बट dq, ठीक है। अब dq कैसे लिखें, dq क्या, इस रिंग एलिमेंट का चार्ज है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करो इस पे। तो इस रिंग एलिमेंट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एरिया वाइज है वैसे तो डिस्क पे, तो इसका एरिया कंसीडर करना पड़ेगा हमें। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या होगा, तो देखो क्या करें, ये बहुत पतला सा है, तो अगर इसको काट के हमने ऐसे खोल दिया तो कुछ ऐसा एरिया बन जाएगा। ये काट के ऐसे खोल दिया, रेक्टेंगल शेप का हो गया ये। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 2πx पेरीमीटर ऑफ दिस रिंग, और थिकनेस क्या होगी dx। तो जो छोटा सा एरिया dA है वो क्या होगा 2πx इंटू dx, ठीक है, 2πx इंटू dx। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो dq को क्या लिखें, dq इज द चार्ज इन दिस एलिमेंट, सो dq इज सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना है इसका 2πx dx, सिग्मा इंटू dA यानी कि सिग्मा इंटू 2πx dx। ये समझ में आ रहा है? तो dq अब उधर सब्स्टिट्यूट करना है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा, फिजिक्स खत्म, मैथ शुरू, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा kz इंटीग्रेशन dq, dq की जगह लिखना है सिग्मा 2πx dx, सिग्मा 2πx dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन एक ही वेरिएबल में आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है, केवल x में। तो लिमिट्स किसकी लगेंगी यहाँ पे, x की।
एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है? तो जो डिस्क थी उसमें एक्स हमने सेंटर से शुरू किया था और रेडियस तक जा रहा था। एक्स यहां से यहां तक वेरी कर रहा है, तो 0 से लेके आर, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू आर। तो लिमिट्स क्या होंगी इसकी? 0 से लेके आर। ठीक है, कांस्टेंट सीधे बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट सिग्मा कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा कांस्टेंट है। 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनने वाली है वो बनने वाली है इंटीग्रेशन, कांस्टेंट चीजें बाहर निकाल लो, के जेड सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2, 0 से लेके आर। एंड इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में z कांस्टेंट की तरह है, केवल x को इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा बियॉन्ड है, थोड़ा सा भी, क्योंकि तुमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है कि ऐसे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कैसे करें। जैसे सिंपल इंटीग्रेशन आए थे अभी तक हमारे सामने कि डी क्यू को इंटीग्रेट कर दो तो क्यू हो जाता था, और कॉस थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट कर दो तो ये साइन थीटा हो जाता था। लेकिन अभी ये तो कुछ अजीब सा है, तो बस ध्यान से इसको देखो कि ऐसे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है कि इस वाली चीज को मैंने कुछ मान लिया, कि कुछ अलग वेरिएबल मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेट्स से वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर ही क्यों माना, वाई क्यों नहीं माना? ठीक है, तो चलो वाई मान लो, वाई भी मान सकते हैं। अब देखो, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं किसके टर्म्स में? एक्स के टर्म्स में। वेरिएबल कौन है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में एक तो एक्स वेरिएबल है, और क्योंकि ये मैंने नया वेरिएबल माना, ये भी वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो होना है 0। तो मैंने डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना शुरू किया, तो इधर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसका मतलब dy जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? x dx इंटू 2। मतलब थोड़ा सा रीअरेंज किया तो x dx इज नथिंग बट dy बाई 2। इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया। अब ऐसे लिखने से क्या हुआ? ये जो x dx है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं dy बाई 2 से, तो दिस इज रिप्लेस्ड एज dy बाई 2। और जो नीचे लिखा हुआ है उसको पता मैंने y माना ही है, तो y की पावर 3/2। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्टेप केवल इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx से लिख दिया dy बाई 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज y, तो y टू द पावर 3/2। अच्छा, लिमिट जो रखी थी वो किसकी थी? x की। लेकिन अब डिफरेंशियल किस में कन्वर्ट हो चुका है? y में। तो लिमिट्स किसकी रखनी पड़ेंगी? y की, क्योंकि अगर वेरिएबल चेंज हुआ है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। ठीक है, तो जब x 0 है, जब x 0 है, y क्या है? जब x 0 है, y क्या है? z स्क्वायर। ये हो गया z स्क्वायर। और जब x r है तब y क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये लिमिट सेट हो गई इसकी। अब इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान है कि दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट y टू द पावर -3/2 इंटू dy। तो इसको इंटीग्रेट करना आसान है, तो 1/2 इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाते हैं अभी। ये जो इंटीग्रल होगा ये होगा y टू द पावर -3/2 + 1 डिवाइडेड बाय -3/2 + 1 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम z स्क्वायर टू z स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा हमारे एग्जाम में। ये तो बस हम अपने ब्रेन को टीज कर रहे हैं, एक अलग लेवल पे पहुंचा रहे हैं अपने ब्रेन को, ठीक है। लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लिया तो हमें इंटीग्रेशन में इजी चीज़ें तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रल, केवल इंटीग्रल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, दैट इज 1/2, और अंदर क्या बचा, y टू द पावर -हाफ, यानी कि 1/√y लिख सकते हैं। और नीचे क्या बचा, -हाफ, तो -हाफ से ये हाफ कट जाएगा, तो माइनस लगा देते हैं बस यहाँ पे। एंड लिमिट्स आर फ्रॉम z² से लेके z² + r²। तो इसको सॉल्व कर लिया, माइनस पहले अपर लिमिट यानी कि 1/√ऑफ z² + r², माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पर √ऑफ z² लिखेंगे तो z ही आ जाएगा, माइनस है तो बीच को पलट देते हैं, तो दैट इज व्हाट 1/z माइनस 1/z² + r² का रूट, ठीक है। तो ये इंटीग्रल है, दिस इज द इंटीग्रल, जो इंटीग्रल लिखा हुआ है ये वाली चीज वो ये है। तो अब फाइनली व्हाट इज ई, ये उठा के यहां रख देता हूं मैं, ठीक है। तो ये इस इंटीग्रल की जगह क्या आने वाला है, 1/z माइनस 1/z² + r² का रूट। ये अजीब सा आंसर आ चुका है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो z से z कट जाएगा, सो क्या बचेगा, k सिग्मा 2 पाई माइनस, यहाँ बचेगा z इधर आ जाएगा तो z/√ऑफ z² + r², और ये सारी चीजें भी आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस दिस थिंग, ठीक। तो ये अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया, लिख दो इसको 2k सिग्मा पाई, ठीक है, 1 माइनस z/z² + r² का रूट। सिग्मा इज नथिंग बट q/πr², तो कुछ और भी चीजें इधर उधर हो सकती हैं, बट लेट्स लीव इट हियर। सो दिस इज नॉट इन सिलेबस, जो चार्ज डिस्क है दिस इज नॉट इन सिलेबस, इसका एक्सप्रेशन याद रखना नहीं है अपन को, लेकिन वो जो रिंग है उसका एक्सप्रेशन याद रखना है। उसका एक्सप्रेशन याद था तभी ये कर पाए हम। तो इनडायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में आ सकता है, बट डायरेक्टली नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे सिलेबस में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, क्या सिचुएशन है, सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा यहाँ पे, लीनियर। तो लाइक से लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज लैम्डा, इस पर चार्ज क्यू है, तो क्यू पर यूनिट लेंथ, तो ये चार्ज जो इस पर है वो क्यू है और इसकी जो लेंथ है वो एल है। और इस वायर से मान लो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है,
ठीक, इस वायर से x दूरी पर। तो ये मैंने जानबूझकर सिमेट्रिक नहीं बनाया, कुछ इधर बनाया है ना, एग्जैक्टली बीच में नहीं है, कहीं इधर है। तो ये x दूरी पर है और इसके एक एंड से एंगल बन रहा है θ1 और एक दूसरे एंड से जो एंगल बन रहा है दैट इज θ2। θ1 और θ2 अगर बराबर हो जाए तो फिर वो एकदम सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये हम एक जनरल केस ले रहे हैं जिसमें ये θ1 और θ2 बराबर नहीं है। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? तो अब सोचो क्या करना चाहिए, क्या करना सही रहेगा, क्या करना गलत रहेगा। हर पॉइंट से डिस्टेंस वेरी करेगी, ठीक है। माइनस यहां से, हाँ जो भी होगा उससे टॉप तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ठीक है, जो भी इंट्यूशन बोल रहा है लगभग वैसे ही अपन करते हैं कि एक रैंडम चार्ज कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, और रैंडम चार्ज यहाँ पर है तो वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो अगर इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इसकी वजह से, तो देखो डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ये भी डिस्टेंस वेरी कर रहा है, ये भी डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो डिस्टेंस के टर्म्स में अगर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अपन एंगल के टर्म्स में जाते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ये वायर है, इस पॉइंट पर जो कि इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका x है, और मैंने एक चार्ज कंसीडर कर लिया बहुत छोटा सा dq, जो इससे एंगल थीटा पर लाई कर रहा है। सो दिस एंगल इज थीटा। सो डी थीटा क्या होगा, ये डी थीटा होगा। दिस इज डी थीटा, ठीक है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। अच्छा, अब देखो अगर ये सिमेट्रिक होता, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिमेट्रिक होता, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक पॉइंट होता, हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन उस डायरेक्शन में आ जाती। लेकिन यहाँ तो कुछ सिमेट्री का चक्कर नहीं है, तो क्या करें। मतलब सिमेट्री से हम मान लो क्या कहना चाहता हूं मैं, कि अगर पॉइंट एकदम इसके मिड पॉइंट से गुजरने वाले परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा होता, तब तो हम 100% श्योर थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवरऑल आएगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। लेकिन यहां तो कोई गारंटी नहीं है कि उसी डायरेक्शन में हो। तो कोई बात नहीं, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या करते हैं, एक एलिमेंट की वजह से अगर ये डी है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा डी कॉस थीटा। एक बार चेक कर लेते हैं, ये एंगल है ना थीटा, देखो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग से कैलकुलेट कर लेंगे और वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो सबसे पहला फोकस है हमारा क्या सॉल्व करने के लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो लेट्स सॉल्व द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेट्स से Ex है, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि डी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, तो डी लिखते हैं सबसे पहले कि इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज व्हाट, दिस इज x बाय कॉस थीटा। आराम से क्या किया मैंने, इस ट्राइंगल को कंसीडर किया और इसको मान लिया लेट्स से z, और वहां पे cos थीटा लिखा। cos थीटा क्या होता है,
कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या लिखना चाहता हूं मैं, z लिखना चाहता हूं, z इज इक्वल्स टू एक्स बाय कॉस थीटा। तो ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, z इज इक्वल्स टू एक्स बाय कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि उसका अपन को अभी लिखना पड़ेगा यहाँ जब करेंगे स्क्वायर, तो डी लिखने में यूजफुल होगा वो। सो व्हाट्स दैट, के डी क्यू डिवाइडेड बाय इस चीज का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यहां पहुंच जाएगा, एक भी चीज गलत कर दूं तो या सिंक्रोनाइजेशन में नहीं बने तो तुरंत बोलना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा इंटू के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब सोचो इसमें वेरिएबल क्या क्या है, थीटा वेरिएबल है तो ये वेरिएबल है, और ये डी क्यू है, इसका मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थीटा के वेरिएबिलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करें, इफ दिस इज थीटा तो हाउ मच इज दिस, ये कितना होगा। तो ये कोई सर्कल तो है नहीं, सर्कल होता तो आर थीटा आर डी थीटा लिख देते, ये सर्कल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अपन को इमेजिन करना पड़ेगा, क्या करके, फोकस करके। तो इसको मैं बहुत ही इनफाइनाइटली जूम करके बना रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो इसको अगर मैंने इनफाइनाइटली जूम करके बनाया, ये बात समझ में आ रही है। आर थीटा डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते इसे, इतनी सी लेंथ को, क्योंकि सर्कल नहीं, सर्कल होता तो फिर लिख देते, ठीक है। तो अब जूम इन करके मैंने यहां पर बनाया, दिस एंगल इज डी थीटा, ठीक है, एंड दिस लेंथ इज एक्स बाय कॉस थीटा, एंड सो इज दिस लेंथ, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, तो लगभग बराबर ही है, ठीक। अच्छा, ये वाली लेंथ से हमें मतलब है, दिस इज आवर जो भी लेंथ हमें चाहिए वो है ये, क्योंकि फिर उसमें फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी क्यू आ जाएगा। क्या, हाँ क्या, सर्कल ही बन जाएगा, हाँ ये बात तो तुम्हारी सही है। तो देखो अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो सर्कल ऐसे जा रहा होता, यही अप्रोक्सीमेशन होता है, इसी को आर डी थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया x बाय कॉस थीटा इंटू डी थीटा, दिस लेंथ, और ये वाला एंगल थीटा है, वो एग्जैगरेट करके बनाया इसलिए थीटा और डी थीटा लगभग बराबर दिख रहे हैं, डी थीटा बहुत छोटा होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है और यहां से मैंने एक और ऐसे वर्टिकल लाइन खींची, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, गौर से देखो एक बार फिर, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये थीटा है तो ये 90 डिग्री जैसा ही है, अगर ये 90 तो ये भी 90 है, एकदम ये बहुत छोटा है ये, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 डिग्री बराबर ही है। एक बार फिर ये थीटा ये थीटा ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा। तो देखना यहां से मैं ऐसे लाइन खींचता हूं ऐसे, तो ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा क्योंकि ये भी राइट एंगल है, ठीक है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको अपन डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ दिस, सो लेट्स राइट इट नाउ। इस ट्राइंगल में हमने थीटा आइडेंटिफाई कर लिया और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाली लेंथ को बोल देते हैं फिलहाल के लिए लेट्स से P, एंड हमारा टारगेट है P निकालना। सो हाइपोटेन्यूस है P यहाँ पर, देखना तो देखना क्या लिखे यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस बेस, यानी कि x बाय कॉस थीटा डी थीटा,
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि P। थोड़ा सा पेचीदा है बट ट्राई टू होल्ड इट। सो P इज इक्वल्स टू व्हाट, x बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सो P इज x बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो हमारी जो डिजायर्ड लेंथ ये थी P, ये है P असल में, दिस इज अवर P, वो आ चुकी है। और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली। सो लेट्स से लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इस dq को क्या लिख देंगे हम, dq को लिख देंगे p लेंथ इंटू लीनियर चार्ज डेंसिटी। नवीन समझ में आ रहा है? तो ये p क्या है, p ये वाली चीज है। सो दैट्स इट, दैट इज x बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। और जो p लैम्डा है वो तो लैम्डा है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो अब उठा के dq यहां पे रखेंगे फाइनली, तो एक फायदा हो जाएगा, देखो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो बहुत मजा आ जाएगा, है ना। तो dq की जगह मैं लिखने वाला हूं यहां पर जो वो चीज लिखी हुई है, दैट इज लैम्डा x डी थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट गया, एक x से एक x कट गया, तो क्या बचा, मिटा दिया जाए इस तरफ का। तो ये हो गया k लैम्डा कांस्टेंट, और नीचे बचा है x और यहां पर डी थीटा। अच्छा, अब जो x है वो कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है भाई, देखो है ना, डी थीटा पर डिपेंड नहीं कर रहा हूं, ये बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर x यहाँ हो गया, डी थीटा का इंटीग्रेशन कहां से कहां, सोचो, डी थीटा में लिमिट्स लगानी पड़ेगी, कहां से कहां लगानी पड़ेगी, यहां से यहां। ये वाला एंगल हमने माना था शुरुआत में θ1 और ये वाला माना था θ2, ठीक है। तो -θ1 से, माइनस क्यों, क्योंकि हम असलियत में जो थीटा नाप रहे हैं वो क्लॉकवाइज में नाप रहे हैं, बट θ1 इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो लिमिट्स आर फ्रॉम -θ1 से θ2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, k लैम्डा बाय x θ2 माइनस θ1। ठीक है। अच्छा, एक गड़बड़ कर दी हमने यहाँ पे, बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, इस cos थीटा को लिखना भूल गए। हम क्या निकाल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे हैं, डी cos थीटा को इंटीग्रेट करना है, तभी तो ये तो जस्ट डी ही लिखा है, cos थीटा भी चलता हुआ आ रहा होगा, cos थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा, तो एक cos थीटा बच जाएगा। इसको करेक्ट करो, तभी देखो ये रिजल्ट गलत क्यों आ रहा है। तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा या माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा, डिफरेंशिएशन माइनस होता है। अब ये देखो k लैम्डा बाय x sin थीटा एंड लिमिट्स आर फ्रॉम -θ1 से θ2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, k लैम्डा बाय x, पहले रखेंगे थीटा की जगह θ2, तो sin थीटा, फिर sin θ2 sin θ2 माइनस sin -θ1, और sin -θ1 इज माइनस ऑफ sin θ1, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन इज k लैम्डा बाय x sin θ2 प्लस sin θ1।
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया। तो एक बार फिर क्या किया हमने एक छोटा सा लीनियर डिफरेंशियल एलिमेंट माना और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रखी, और यहाँ पे कुछ सिमेट्री नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि इधर वाला इधर से कट जाएगा। तो हमने इसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन की वजह से जो डिफरेंशियल एलिमेंट है उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ओवरऑल एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे कि हम जब लिखेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, के डी क्यू बाय इस चीज का स्क्वायर। तो वो एक्स के टर्म्स और थीटा के टर्म्स में लिख लिया हमने। अब इस डी क्यू के लिए हमें इसकी लेंथ चाहिए, क्योंकि लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डायरेक्ट ये कोई सर्कल नहीं है, ये तो लेंथ है। तो आर डी थीटा नहीं लिख सकते इस लेंथ को, तो जूम इन करके देखा और फिर जो किया उसके आधार पर अपन ने इसको लिखा, फिर कैंसिल करके ये निकाला। ठीक है, अब ई वाई निकालने पर आ जाते हैं। सो लेट्स राइट ई वाई। तो ई वाई विल बी डी ई साइन थीटा का इंटीग्रल। ठीक है, डी वही उसी कहानी से लिखेंगे फिर, के डी क्यू डिवाइडेड बाय इस लेंथ का स्क्वायर, यानी कि एक्स बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को नहीं भूलना है। ठीक है, अब डी क्यू लिखने के लिए अपन को अगेन ये पी लिखना पड़ेगा। तो एक बार फिर से करते हैं ताकि याद हो जाए। वैसे तो लिख सकते हैं अपन डायरेक्टली, लेकिन एक बार फिर तो क्या करना है, इस डी थीटा वाले एंगल को जूम इन करके बना दिया। दिस इज डी थीटा, दिस इज थीटा, और ये लेंथ है पी जिसको हमको निकालना है, और ये वाली लेंथ है सी बाय कॉस थीटा, नॉट सी बाय कॉस थीटा, एक्स बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं r इंटू डी थीटा, एंड r इज x बाय कॉस थीटा। तो ये वाली चीज हो जाएगी x बाय कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब इस ट्राइंगल में अगर हमने थीटा आइडेंटिफाई कर लिया तो p और इसमें रिलेशन लिख पाएंगे। तो दिस एंगल इज थीटा। तो देखना यहां से एक लाइन खींची, इतना फालतू जो सोचा था उतना सोचने की जरूरत नहीं है। यहां से एक लाइन खींची और यहां से एक लाइन, ये वाला एंगल मतलब ये लाइन मान लो चाहे ये लाइन मान लो, दोनों सेम ही है, क्योंकि वो बहुत पतला है, वो तो जूम इन करके बना है। मतलब चाहे ये एंगल निकाल लो चाहे ये एंगल निकाल लो, ये दोनों बराबर ही है और वो थीटा के बराबर होंगे। इसको पकड़ के देखो, दिस इज थीटा सो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा सो दिस इज थीटा, दिस इज थीटा तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। अगेन यहां से हमने क्या लिख दिया, P बाय एक्स, उल्टा cos थीटा लिख देते, cos थीटा इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि x बाय cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज P। सो P क्या आ गया यहाँ पे, x बाय cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इस P को यहाँ पे उठा के रखना है, मतलब रखना नहीं है, ये P लेंथ है। सो डी क्यू इज P इंटू लेमडा। तो रख देते हैं यहाँ पे के डी क्यू की जगह रख देते हैं P, यानी कि x बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू लेमडा, और बाकी सारी चीज़ें नीचे एक्स स्क्वायर और एक साइन थीटा है, साइन थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच जाएगा तो कट जाएगा इससे। इसका इंटीग्रेशन करना है, सब कुछ किसमें उतर चुका है, थीटा में। लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2।
तो माइनस थीटा 1 से लेके प्लस थीटा 2। So EY is finally कांस्टेंट चीज़ें बाहर करो, k लैम्डा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर यानी k लैम्डा बाय x और साइन थीटा डी थीटा, लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस थीटा 1 से थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस कॉस थीटा। सो k लैम्डा बाय x माइनस कॉस थीटा, लिमिट्स आर फ्रॉम माइनस थीटा 1 से थीटा 2। ये माइनस थीटा 1 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर थीटा हम ऊपर साइड नाप रहे हैं, थीटा भी एक एक्सियल वेक्टर है, ऊपर साइड नाप रहे हैं तो ये वाला नीचे है तो इसलिए माइनस में लेना पड़ेगा। सो k लैम्डा बाय x माइनस को यहाँ पे रख लो फिलहाल इस वाले को, और लिमिट्स लगाओ कॉस थीटा 2 माइनस कॉस माइनस थीटा 1। कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर ही होता है ना? कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स के बराबर ही होता है। सो दिस इज k लैम्डा बाय x कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्योंकि इस माइनस को एडजस्ट कर दिया तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। So this is the electric field in the y direction। ये बात समझ में आई? अब इसका वेक्टर्स हम लिख देंगे आंसर। तो देखो, if we have to summarize कि ये हमारी वायर थी और इस पॉइंट पर जो इससे x दूरी पर है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। इस पर चार्ज जो था उसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएगी, दैट्स व्हाट, दैट इज k लैम्डा बाय x साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और एक आ जाएगी y डायरेक्शन में जो कितनी होगी k लैम्डा बाय x कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है, वेयर थीटा 1 इज दिस एंगल एंड थीटा 2 इज दिस एंगल। अच्छा, थीटा 1 और थीटा 2 रखते टाइम हमको ये टेंशन नहीं लेना है कि प्लस रखना है या माइनस रखना है, वो तो डायरेक्शन कंसीडर कर लिया उसके बाद। ठीक है, डायरेक्शन तो हमने डेरिवेशन में कंसीडर कर लिया, और इफेक्टिवली नेट ई अगर निकालना है तो वो किस डायरेक्शन में होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज ई टोटल, ई वेक्टर। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एक पर्टिकुलर केस, अगर ये इनफाइनाइट लंबी होती वायर, अगर ये वायर इनफाइनाइट लंबी होती तो थीटा 1 क्या होता? अगर ये इनफाइनाइट लंबी होती तो थीटा 1 क्या होता? 90। और थीटा 2 क्या होता? वो भी 90। तो इसका एक पर्टिकुलर केस है जो हमको, जिसकी वैल्यू हमें याद रखनी है। मतलब वैसे तो ये डेरिवेशन याद रखना है, लेकिन पर्टिकुलर वैल्यू एकदम नींद में भी याद रहनी चाहिए कि इनफाइनाइट वायर है तब क्या होगा। तो लिखो फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 is equals to 90 degree for infinitely long wire।
तो उस पर्टिकुलर केस के लिए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए जो ई एक्स है वो क्या होगा, साइन थीटा भी, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो 1 + 1 सो 2, तो ये क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाय x इफ दिस डिस्टेंस इज x। और ई वाई क्या होगा 0, ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0, तो 0, ई वाई मार्क करने की जरूरत ही नहीं। तो इफेक्टिवली अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो उससे परपेंडिकुलर ही होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, दिस एक्सप्रेशन इज द अल्टीमेट एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। एक वायर है जिसकी लेंथ है 5 मीटर्स और इससे 2.5 मीटर्स दूर एक पॉइंट है ना, एकदम इसके सेंटर पे सिमेट्रिक है, मतलब ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, और 2.5 दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो सिमेट्रिक है तो y की टेंशन ही नहीं लेनी है, क्यों, क्योंकि θ1 और θ2 बराबर होंगे इस केस में, जो कि कितने होंगे, इफ दिस इज 2.5 एंड दिस इज 2.5, दिस इज 45 डिग्री, तो दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है। तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, बस यही आंसर है। और उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, ये वाला। तो k है, लैम्डा भी लैम्डा है, x क्या है 2.5, सो k लैम्डा बाय 2.5 है ना, ऑफकोर्स मीटर में है सब कुछ, ऐसा यूनिट में ऐसा। एंड साइन थीटा इज ऑल्सो, θ1 इज ऑल्सो 1/√2 एंड साइन θ2 इज ऑल्सो 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 इज 2/√2, यानी कि √2, ये आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वायर है, ये एंगल है 60 डिग्री और ये वाला है 30 डिग्री। चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है इस वायर का, और जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स। तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। एक्स डायरेक्शन वाली भी होगी यहाँ पे और वाई डायरेक्शन वाली भी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा k लैम्डा बाय x, x इज 5 यूनिट्स, फिर साइन θ1 प्लस साइन θ2, साइन θ1 इज साइन 30 डिग्री यानी 1/2 प्लस साइन θ2 इज 60 डिग्री यानी कि √3/2, और ई वाई लिखेंगे तो k लैम्डा बाय 5। अब क्या करना है यहाँ पे, cos θ1 यानी कि cos 30 डिग्री दैट इज √3/2 माइनस cos 60 डिग्री यानी कि 1/2। तो आंसर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, दिस आई कैप
प्लस दिस जे कैप, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इनफैक्ट अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई माना है तो जनरली ऊपर वाले को पॉजिटिव मानते हैं, बट इसको पॉजिटिव वाई माना है, इसको पॉजिटिव एक्स माना है। ठीक, अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव एक्स मानेंगे तो यहाँ प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, सेल्फ अंडरस्टूड है ये। ठीक, क्या क्या? हाँ एक लेन जो 30 डिग्री होगी वो 30 डिग्री वाला तुम्हें क्या से कर देगा? हाँ, तो मान के चलो कि एंड पे है। नहीं, क्यों नहीं कर सकते ऐसा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है दैट इज 1/x²। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता, यानी सर्कल या स्फेरिकल, तब अपन कर पाते। लेकिन देखना अब ये कुछ चेंज हो रहा है, ये कुछ चेंज हो रहा है, ये कुछ चेंज हो रहा है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट यानी कि यहां से शुरू हो रहा है और ऊपर की साइड तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और उसकी चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और उससे x दूरी पर एक पॉइंट है, मतलब एक एंड से परपेंडिकुलर दूरी x पर एक पॉइंट है, और यहां पे बताना है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो यहां θ1 क्या होगा? θ1 0, क्योंकि यही है ये तो, और θ2 इनफाइनाइट होगा, तो दोनों आएंगे यहाँ पे, है ना। ठीक है, k लैम्डा बाय एक्स साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन θ1 तो 0 है, θ1 इज 0 है एंड θ2 इज 90 डिग्री। तो साइन θ1 यानी कि साइन 0 0 प्लस 1, और y वाला ई वाई विल बी k लैम्डा बाय एक्स कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। कॉस θ1 यानी कि 1, कॉस θ0 कॉस 0 1, और माइनस कॉस 90 यानी कि 0। तो ये भी k लैम्डा बाय एक्स, ये भी k लैम्डा बाय एक्स, इफेक्टिवली जो होगी दैट इज k लैम्डा बाय एक्स इंटू √2। ये बात समझ में आ रही है? सेमी इनफाइनाइट वायर। उसका सारा बाय डायरेक्शन में लगना चाहिए। क्यों, एक्स में भी तो लगना चाहिए। बहुत नेगेटिव है। मतलब ये वाला, मतलब इनफैक्ट बराबर सही लग रहा है। मतलब ये देखो, तुम्हें ऑब्वियस कौन सा लग रहा है, ये वाला या ये वाला? नीचे वाला, ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं, इधर नहीं होता तो चार्ज तो देखो इस तरफ ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको कैंसिल करने के लिए उस तरफ भी चार्ज होना चाहिए था, एक ही साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वजह से। ठीक है, एक और क्वेश्चन। एक वायर है और पॉइंट यहां पर है, ठीक है। वायर यहीं खत्म होगा, पॉइंट थोड़ा सा नीचे। तो अगर हम इमेजिनरी लाइन खींचते हैं यहां पर, तो ये वाली डिस्टेंस है 5 या x मान लो, चलो। ये वाला एंगल है 30 डिग्री और ये वाला एंगल है ये वाला 60 डिग्री, यहां से यहां तक, और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जो ब्लू कलर से बना है यही चार्ज है, बाकी तो इमेजिनरी लाइंस है।
देखो यहां जब हमने फॉर्मूले में θ1 रख रहे थे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नप रहा था, लेकिन यहां तो θ1 भी क्लॉकवाइज में है और θ2 भी क्लॉकवाइज में। इसका मतलब θ1 को -30 डिग्री रखना है। ये बात समझ में आ रही? सो हेयर इन द फॉर्मूला वी विल राइट θ1 एज -30 डिग्री एंड θ2 इज 60 डिग्री। तो लिख देंगे, तो ये यहां से 60 है, ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, यहां से 60 है, इस वजह से 90 होता तो फिर तो इनफाइनाइट पहुंच जाता उस तरफ। सो EX लिख देंगे और EY लिख देंगे। EX क्या होगा? K लैम्डा बाय एक्स साइन θ1 माइनस साइन θ2, या साइन θ2 माइनस साइन θ1, क्या होता था एक्सप्रेशन? प्लस, हाँ उसमें तो प्लस होते थे, तो साइन θ1 यानी कि -1/2 आ जाएगा यहाँ पर, ये -1/2 प्लस √3/2, और ये K लैम्डा बाय एक्स कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो इसका तो कुछ दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि अगर माइनस भी रख दो कॉस के अंदर तो वही रहना है। तो ये क्या हो जाएगा? √3/2 -1/2, क्योंकि cos θ1 माइनस cos θ2। तो इससे रिलेटेड आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करना। होमवर्क इज सॉल्व क्वेश्चंस related to electric field. और ये वाला जो हमने वायर के लिए डेराइव किया है, इसको डेराइव करना, डेराइव इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वायर। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।